हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में NSR इन ईथर कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू रिएक्शन अर्थात अब तक हमने NSR इन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को कंप्लीट किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे NSR 8 sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पर NSR। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल है एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ध्यान दें, एसिड और एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं सो NSR 8 sp2 कार्बन, ये सब sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, यह है लिविंग ग्रुप और यहाँ मैंने लिया है ये न्यूक्लियोफाइल। जब इस पर रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा RC डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल और साथ में लिविंग ग्रुप, ये बन जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, एसिडिक नेचर, तो हमने जब स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था तब आपसे कहा था कि न्यूक्लियोफाइल की बेसिक स्ट्रेंथ लिविंग ग्रुप से मोर होनी चाहिए और लिविंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल से मोर होनी चाहिए। तो एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो लिविंग ग्रुप की एसिडिक नेचर जो है वो न्यूक्लियोफाइल से क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। और अगर बेसिक नेचर की बात की जाए तो बेसिक नेचर में जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात लिविंग ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ लेस और न्यूक्लियोफाइल की लिविंग की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह है कि एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ध्यान रखना, एसिड और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं सो या एसिड एंड इट्स डेरिवेट लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स NSR के रिस्पेक्ट में ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न क्या है वो देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है RC डबल बॉन्ड O और Z, ये कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है और आपको पता है ये जो सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है इस पर लोन पेयर होता है। अब आप देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस के वाया RC डबल बॉन्ड Z प्लस O माइनस, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से आपका ये ग्रुप जो है लिव ग्रुप वो ईजिली रिमूव नहीं होता, हैंस लिविंग ग्रुप कैन नॉट रिमूव ईजिली, इसलिए ईजिली रिमूव नहीं होता। और अगर ये ईजिली रिमूव नहीं होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो भी लेस होगा। तो इसके रिजल्टिंग लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो लेस होता है। तो ध्यान रखना, एसिड और इसके डेरिवेट जो होते हैं वो NSR शो तो करते हैं बट वो NSR के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम यहाँ से एसिड डेरिवेट में NSR की रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब आप एसिड डेरिवेट कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ से एसिड डेरिवेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिया मैंने RCOCl एसिड हैलाइड। नंबर दो में मैं ले रहा हूँ एनहाइड्राइड, ये है आपका नंबर 2 एनहाइड्राइड। नंबर थ्री में लिया है मैंने एस्टर, ये एस्टर है। और नंबर 4 एमाइड, ये एसिड डेरिवेट है। अब आप देखिएगा इन एसिड डेरिवेट में आपका
लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा Cl माइनस, यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा OR माइनस, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा NH2 माइनस। ये इनके लीव ग्रुप है। अब अगर हम इनकी एसिडिक नेचर की बात करें तो हमें पता है कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग नेचर। एसिडिक नेचर जो होती है वो लिविंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से इसको एसिड बनाएंगे तो ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बनाएंगे अल्कोहल, और इससे बनेगा अमोनिया। तो इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा। अगर इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा तो इनकी लीव अवेलेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर Cl माइनस इज द गुड या बेटर लिविंग ग्रुप, ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, और आपका जो NH2 माइनस है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। अब अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है और अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ईजिली रिमूव होगा, और अगर ईजिली रिमूव होगा तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा फास्ट होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप हैंस न्यूक्लियोफाइल मोर ईजिली अटैक, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल मोर इजीली अटैक करेगा। इसलिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड हैलाइड, आपके जो एसिड हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी तरफ टुवार्ड्स द NSR के रेस्पेक्ट अगर हम इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे फास्ट होगा RCOCl, उसके बाद होगा एनहाइड्राइड RCOOCOR, एनाइडाइड के बाद में होगा एस्टर, और एस्टर के बाद में होगा एमाइड। अर्थात एमाइड की रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी जबकि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे मोर या सबसे फास्ट होगी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट और IIT में कई बार आ चुका है। तो ध्यान रखना, एसिड डेरिवेट्स में NSR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे मोर है एसिड हैलाइड और सबसे लेस होगा एमाइड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसका रीजन बताएंगे कि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी मोर है और एमाइड की रिएक्टिविटी लेस है, ऐसा क्यों। तो देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एसिड हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स NSR व्हाइल एमाइड लेस रिएक्टिव वाई। हमें बताना है कि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी मोर है और अमाइड की रिएक्टिविटी लेस है, ऐसा क्यों। तो देखिएगा इसका रीजन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है, यहाँ पर क्लोरीन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके वाया RCO माइनस डबल बॉन्ड Cl पे प्लस, और अब हम लेंगे यहाँ पर अमाइड RC डबल बॉन्ड NH2। तो अमाइड में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो RCO माइनस डबल बॉन्ड और NH2 प्लस ये बन गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर En एटम जिसकी En 3.2 के लगभग है, जबकि आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस En एटम, और लेस En एटम का मतलब जिसकी En कितनी है 3 है। अब आप बताओ अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर En पर है तो ये मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, जबकि ये क्या होगा मोर स्टेबल होगा। देन फर्स्ट, ये फर्स्ट के कंपेयर में मोर स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा ईजिली रिमूव होगा। तो ईजिली रिमूव बाय न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इजीली रिमूव हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा डिफिकल्ट
रिमूव बाय न्यूक्लियोफाइल। अगर ये इजीली रिमूव होगा तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी और इसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी। हैंस मोर रिएक्टिव टुवार्ड NSR, इसलिए ये NSR के रेस्पेक्टिव में मोर रिएक्टिव होगा, जबकि ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ध्यान दें, ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ NSR, मतलब एसिड और एसिड डेरिवेट के NSR को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स का इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है कि एल्किल और एसिड डेरिवेट में से इसका रिएक्टिविटी मोर होगा और इसका रिएक्टिविटी लेस होगा। ऐसा क्यों? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए एक कंक्लूजन है क्या, कि मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, अगर कार्बोनिल कार्बन पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसी कंडीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर होगा तो वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स NSR, तो NSR के रेस्पेक्ट में भी मोर रिएक्टिव होगा। तो अब आप देखिएगा, एक बार मैं ले रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OL, इसको बोलेंगे एल्किल एसिड डेरिवेटिव्स, ये एल्किल एसिड डेरिवेटिव्स है। अब आप देखो इसकी रिएक्शन करेंगे हम, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी रिएक्शन में जब ये लीविंग ग्रुप हटेगा तो RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर देखिएगा एल्काइल का प्लस I इफेक्ट है, तो क्या होगा, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट ऑफ R अर्थात एल्काइल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर डिक्रीज होगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, लेस होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज। अब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेट, तो ये आपका असाइल एसिड डेरिवेटिव जो है, यहाँ पर भी आपका ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा। तो जैसे यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है वैसे यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रिमूव होने से ये कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो यहाँ पर रिंग का प्लस M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, कहने का मतलब ये ग्रुप इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O प्लस और रिंग। तो देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्लस M इफेक्ट ऑफ रिंग के प्लस M इफेक्ट की वजह से डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, इसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कन्फर्म है रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज। अब आप देखो यहाँ भी रिएक्टिविटी डिक्रीज है, यहाँ पर भी रिएक्टिविटी डिक्रीज है, बट हमें पता है कि प्लस I और प्लस M में से ये मोर डोमिनेंट है, मोर इफेक्टिव है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी मोर डिक्रीज होगी और इसकी रिएक्टिविटी लेस डिक्रीज होगी। तो हमें पता है डोमिनेंट, अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो प्लस M प्लस I पर मोर डोमिनेंट है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपेयर में और भी क्या होगी, लेस होगी। तो हम ऐसे बोलेंगे
कि आपका ये जो मतलब एसिड डेरिवेट है इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मोर अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेस अटैक करेगा। तो इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि CH3COCl अर्थात एसिटिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू PHCOCl बेंजोइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना एसिटिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी बेंजोइल क्लोराइड के कंपेयर में मोर होती है। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन का रीजन बताते हैं। तो देखिएगा अभी हमारा क्वेश्चन था कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी जो है वो बेंजोइल क्लोराइड से मोर है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन यह है कि यहाँ पर इसका प्लस आई है और यहाँ पर इसका प्लस एम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मोर है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, नेचर ऑफ ग्रुप। नेचर ऑफ ग्रुप, अगर हम बात करें नेचर ऑफ ग्रुप में, तो नेचर ऑफ ग्रुप के लिए भी तो देखिएगा नेचर ऑफ ग्रुप में मैंने ये रिंग लिया है और रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O लिविंग ग्रुप और यहाँ पर लगा दिया EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप और यहाँ पर हमने लिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये रिंग और C डबल बॉन्ड OL। अब आप देखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो इसका मतलब इसका -M और -I होगा। जब यहाँ से ये लीव ग्रुप हटेगा तो लीव ग्रुप के हटने से, जैसे यहाँ पर लीविंग ग्रुप हटेगा तो लीविंग ग्रुप के हटने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का +M होने की वजह से या तो +M होगा या +I होगा। तो जब यहाँ से ये लीविंग ग्रुप हटेगा तो लीविंग ग्रुप के हटने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज लेस है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर होगा। तो ध्यान दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो और यहाँ पर भी यह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा और अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज होगा तो आपके न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो भी इंक्रीज होगा। इसके वाया रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आप देखो यहाँ पर EDG ग्रुप है तो यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है वो भी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी डिक्रीज होगा। इस वजह से यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और EDG ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यह है कि पैरा नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू पैरा मिथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ पर पैरा पे NO2 और यहाँ पर पैरा पर मिथॉक्सी ग्रुप है। अब आप देखिएगा इस मिथॉक्सी का यहाँ +M है और यहाँ पर पैरा पे नाइट्रो का -M है।
अगर इसका -m होगा तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ पर अगर +m है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। अब देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है। क्यों? क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ईजिली अटैक करेगा, अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा और ईजी गोइंग हो जाएगा। अब हम कंक्लूजन क्या लिखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन ऑब्टेन हुआ कि अगर आपका COX ग्रुप है और COX ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल पैरा पर है, COX ग्रुप है और इस पर कोई नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर वही COX है और इसके भी पैरा पर EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप का -m जो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर EDG का +m जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यह है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स NSR। तो ध्यान दें, क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव्स। ध्यान दें, ये आपका एसिड डेरिवेटिव्स है, इनको NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे मैंने लिया COCl और पैरा पर NO2, ये हो गया A। B ऑप्शन लिया है मैंने COCl और पैरा पर क्लोरीन। C ऑप्शन लिया है मैंने COCl और पैरा पर मिथाइल, और डी ऑप्शन लिया है मैंने COCl और पैरा पर OCH3। तो अब इन्हें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होने पर रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप जरा देखो, यहाँ पर NO2 है, इसका -m है, यहाँ क्लोरीन का -I है, यहाँ मिथाइल का +I है, और OMe का यहाँ पर +m है। और हमें पता है कि इनमें से ये तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो जाएगा A > B > C और > D। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम एसिड डेरिवेट में NSR की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हमारा पॉइंट है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी, या फिर हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप हो, या आपका कोई भी जो एल्काइल ग्रुप है, अगर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ध्यान दें, अगर एल्काइल ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है या सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो ऐसी कंडीशन पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिड डेरिवेट और एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल CCOOCH3, C डबल बॉन्ड OCH3, और नेक्स्ट मैंने लिया है C डबल बॉन्ड OCH3। अब अगर हम यहाँ रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। तो इसका मतलब इधर जाने पर क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज, और इसके रिजल्टेंट यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। ऐसा ही देखो, अब आप C डबल बॉन्ड OCH3
सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नेक्स्ट लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O C और फोर्थ मैंने लिया C डबल बॉन्ड O C। अब आप बताइएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए देखिएगा, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो अब की बार जो आपका एल्काइल ग्रुप है अर्थात जो सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है उसका साइज बढ़ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जो है उसका साइज ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके इंक्रीज होने से स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होने की बजाय क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ से एक स्पेशल नोट है, क्या स्पेशल नोट है वो सुने आप। अभी हमने इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था एसिड हैलाइड्स में, मतलब एसिड डेरिवेट्स में। तो एसिड डेरिवेट में सबसे मोर रिएक्टिव होता है एसिटिल क्लोराइड अर्थात एसिड हैलाइड, उसके बाद एनाइडाइड, उसके बाद एस्टर और सबके बाद में अमाइड। तो ध्यान रखना, एक आपका जो मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेट है वो लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, बट लेस रिएक्टिव जो डेरिवेट है वो मोर रिएक्टिव डेरिवेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो नोट है हमारा, मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स कैन बी कन्वर्टेड into less reactive acid derivatives, but inverse not true। ध्यान दें कि एक आपका मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेट है वो लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट लेस रिएक्टिव आपका मोर रिएक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OL एसिड हैलाइड के बाद में लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, उसके बाद लिखा है मैंने RC डबल बॉन्ड OR और उसके बाद लिखा है RC डबल बॉन्ड ONH2। ये आपका एसिड हैलाइड है, ये एनाइडाइड है, ये एस्टर है और ये अमाइड है। अब आप ध्यान दें, इसमें आपका एसिड हैलाइड मोर रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है एसिड हैलाइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है आपका अमाइड। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो लीस्ट रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव नहीं बनेगा, बट मोर रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव बनेगा। कहने का मतलब ये एरो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, अर्थात एसिड हैलाइड से एनाइडाइड, एनाइडाइड से एस्टर और एस्टर से एमाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, बट एमाइड से एस्टर, एस्टर से एनाइडाइड और एनाइडाइड से एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आपका ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा RC डबल बॉन्ड L, इस पर अटैक करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल का, क्या प्रोडक्ट होगा? तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा मैकेनिज्म डन इनटू 2 स्टेप्स। ध्यान रखना ये 2 स्टेप्स में होता है, और 2 स्टेप भी किसके वाया? इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं बात करूँ तो RC डबल बॉन्ड O लीविंग ग्रुप है, इस पर सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये इसका स्लो और RDS स्टेप है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा यहाँ ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास RClO- और NU। तो ध्यान दें ये आपके पास टेट्राहेड्रल
हेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दें यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो टेट्राहेड्रल है, जिसमें ये कार्बन आपका अभी कौन सा था, sp2, और अब sp2 से किस में कन्वर्ट हो गया, sp3 में, इसलिए क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। अब आता है तो देखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर ऐड हो रहा है, इसलिए इस स्टेप को हम एडिशन स्टेप भी बोलते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि RCl और न्यूक्लियोफाइल और O माइनस, तो देखिएगा अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और आपका लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप इसका 5 स्टेप है। इसके वाया RC डबल बॉन्ड NU का फॉर्मेशन होगा। तो देखो इस स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था और इस स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप जा रहा है, अर्थात रिमूव हो रहा है, और रिमूव होने की वजह से इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो देखिएगा आपका जो NSR 8sp2 कार्बन अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में जो NSR हो रहा है वो 2 स्टेप्स में हो रहा है, और 2 स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप एडिशन है और सेकंड स्टेप आपका एलिमिनेशन है। इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान दें, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एडिशन एंड एलिमिनेशन, और इसी कॉम्बाइन फॉर्म को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसके रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा की पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट कि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, जिसके अंदर आपका एक sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात sp2 कार्बन कन्वर्ट इनटू sp3 कार्बन। आपका एक sp2 कार्बन जो है वो sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, अगर नंबर 2 में बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल्स टू के, यहाँ पर आपका जो भी सब्ट्रैक्ट ROCl और आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है, अर्थात जो रिएजेंट है, उन दोनों पे ही डिपेंड करती है। इसका मतलब डिपेंड अपॉन बोथ सब्ट्रैक्ट एच वेल एच न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो ये सब्ट्रैक्ट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, तो आप देखिएगा यहाँ से 2 पे डिपेंडेड है, इसलिए इसको बोला जाता है बाय मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये बाय मोलिकुलर रिएक्शन है और उसके साथ में दोनों की पावर 1 है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का भी पार्ट है। इसी के साथ आपका ये NSR इन एसिड और एसिड डेरिवेट का मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से डिफरेंट टाइप की रिएक्शनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, RC डबल बॉन्ड OX, ये एक एसिड डेरिवेट है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है और आकर यहाँ एडजस्ट होता है। तो आपको बताना है कि इज फास्टेट व्हेन X इज, अर्थात हम यहाँ पर X की वैल्यू क्या रखें ताकि ये रिएक्शन फास्ट हो। तो हमें पता है कि X यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, और हमें पता है कि लिविंग ग्रुप जो है उसकी जो लीव अवेबिलिटी है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें पता है कि अगर एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा, अगर एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो वो मोर एसिडिक भी होगा, अगर वो मोर एसिडिक भी होगा तो उसका रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो आप देखिएगा यहाँ से जो एसिड बनेगा वो होगा अमोनिया,
यहाँ से जो एसिड बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से जो एसिड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से जो एसिड बनेगा वो एथेनॉल। अब आप देखो ये इनऑर्गेनिक एसिड है और इनऑर्गेनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होती है, इसलिए यह बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जो कि AIEEE में आया हुआ है। अब है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि IIT का है। CH3COCl ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को रिप्लेस करके ऐड हो रहा है। आपको बताना है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। आपको डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है। NH2-, CH2, CH3COO- OH-। हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है मोस्टली, ध्यान दे, मोस्टली केसेज में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करना है। तो अब आप जरा देखो NH2- ये अमोनिया से ऑब्टेन है, ये एसिटिक एसिड से ऑब्टेन है, और ये वाटर से ऑब्टेन है। हाईली एसिड है ये, तो ये वीक बेस होगा, तो इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे लेस होगी। तो आप देखिएगा इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्टेन हुआ है वाटर से, ये ऑब्टेन हुआ है CH3COOH एसिटिक एसिड से, और ये ऑब्टेन हुआ है अमोनिया से। अब अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन्वर्स होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर इन्वर्स होगा तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? इस ऑर्डर का इन्वर्स होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड डेरिवेट पर डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है डिफरेंट NSR इन एसिड डेरिवेटिव्स। डिफरेंट एसिड डेरिवेट में NSR रिएक्शन के बारे में। तो देखिएगा इसमें सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। और हमें पता है कि वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद वाटर हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो अब आप देखो रिएक्शन विद वाटर या हाइड्रोलाइसिस में भी सबसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, या हम इसे कह दें कि रिएक्शन विद वाटर, तो इसके अंदर जो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एसिड, अर्थात एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा इसमें फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, अर्थात बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो अब हम बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो RC डबल बॉन्ड OL, इस पर रिएक्शन होगा एक्वस NaOH, जहाँ से आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA+। अब कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, उसकी मैकेनिज्म देखिएगा। तो मैकेनिज्म में RC डबल बॉन्ड OL, इस पर एक्वस NaOH, तो सबसे पहले OH- अटैक करेगा इस कार्बन पर, इसके RCO- और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, अर्थात एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास Na सोडियम आयन है, तो ये सोडियम आयन इस H को रिप्लेस करके RC डबल बॉन्ड ONA, अर्थात सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3COCl, इसका रिएक्शन कीजिएगा एक्वस NaOH, तो बताओ क्या बनेगा? OH इसको यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3CONA, अर्थात CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, और साथ में यहाँ से HCl रिमूव होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अर्थात क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अरेंज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एक्वस NaOH।
आपको इन्हें एक्वस NaOH के रेस्पेक्ट में अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो गई, यही NSR हो गई, और वो भी किस पर, एसिड डेरिवेट पर। तो आप देखो एसिड डेरिवेट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर अभी हमने कहा था, सबसे मोर होता है एसिड हैलाइड, उसके बाद होता है एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, और एस्टर के बाद में होगा एमाइड। तो एमाइड सबसे लेस रिएक्टिव होगा और आपका एसिड हैलाइड सबसे मोर रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विद एक्वस NaOH, अर्थात इथाइल एसीटेट ये आपका इथाइल एसीटेट है। इस इथाइल एसीटेट को हमें हीट करना है एक्वस NaOH के साथ, अर्थात वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बताइएगा विच इज करेक्ट फॉर मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के लिए क्या करेक्ट है। तो हमें पता है कि ये मैकेनिज्म किसका पार्ट है, SN2 रिएक्शन का पार्ट है। तो ये SN2 रिएक्शन का पार्ट होगा। अब आप देखो SN2 रिएक्शन जो है उसमें एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड बाई मोलिकुलर, एल्काइल यूनिमोलिकुलर, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज बाई मोलिकुलर। तो हमें पता है कि ये SN1 तो नहीं है, तो इसका मतलब SN2 में से आंसर होगा। अब आप देखिएगा SN2 में से, सॉरी यहाँ पर एल्काइल है, तो अब आप देखो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर होगा डी, जिसके अंदर आपका एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होगा। कहने का मतलब आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर क्या लगेगा, Na आकर ऐड होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम इसका सेकंड है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो RC डबल बॉन्ड L, इस पर रिएक्शन होगा H2H एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एसिड। क्या मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में देखिएगा। तो मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट RC डबल बॉन्ड OL, यहाँ पर सबसे फर्स्ट अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर सबसे पहले अटैक होगा एसिड का, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है। तो सबसे पहले अटैक होगा H+ का, तो H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो RCl यहाँ पर हो जाएगा OH और कार्बन पर लगेगा पॉजिटिव। अब इस पर आपका वाटर HOH, वाटर का अटैक होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसके वाया RClOH, यहाँ पर OH और पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, इसके वाया RCOH, नीचे भी OH और इधर L हो जाएगा। अब आप देखो एक ही कार्बन पर आपके पास 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से यहाँ पर आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और लिविंग ग्रुप L के साथ मिलके LH की फॉर्म में आ जाएगा। इसी के साथ ही इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। अब मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH3COCl, इसका रिएक्शन करना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। तो बताओ क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में HCl गैस रिमूव हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप थर्ड हम बात करेंगे न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। अब हम न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो RC डबल बॉन्ड L, इस पर वाटर का एडिशन अर्थात हाइड्रोलाइसिस वाटर से, तो RC डबल बॉन्ड OH एसिड का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, पहले की तरह बिल्कुल। तो RC डबल बॉन्ड L, जब हमने ये बेस मीडियम में किया तो पहले OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में लिया तो प्रोटॉन ऑक्सीजन पर अटैक करता है। लेकिन अब की बार न्यूट्रल मीडियम में है तो यहाँ से आपका वाटर HOH,
वाटर अटैक करेगा यहाँ पर और ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो RClO माइनस और यहाँ पे OH और प्लस हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा और प्रोटॉन भी रिमूव हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH और साथ में HL के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। अब अगर हम तीनों मीडियम में, ऑल मीडियम में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अर्थात एक एसिड डेरिवेट की रिएक्टिविटी, तो एसिड डेरिवेट की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है एल्कलाइन मीडियम में, उसके बाद होती है एसिडिक मीडियम में और सबके लास्ट होती है न्यूट्रल मीडियम में। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल मीडियम में एसिड डेरिवेट का हाइड्रोलाइसिस सबसे लेस होता है और बेस मीडियम में सबसे मोर होता है। और इसमें भी एक स्पेशल नोट यह है कि हमने जब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, तो सबसे मोर रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, उसके बाद में एनाइडाइड, उसके बाद एस्टर और सबके बाद में एमाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टर एंड एमाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इन न्यूट्रल मीडियम। तो ध्यान रखना, अमाइड और आपका जो एस्टर है उनका न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद वाटर अर्थात हाइड्रोलाइसिस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसको डिफरेंट एसिड डेरिवेट में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो देखिएगा RC डबल बॉन्ड Cl, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एक बार तो किया सिंपल वाटर के साथ, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी मोर है तो ये न्यूट्रल मीडियम में भी इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल मीडियम है जहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। और एक बार मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ इन बेस मीडियम। तो देखो, जब न्यूट्रल मीडियम में कराएंगे तो न्यूट्रल मीडियम में तो डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हम इसको बेस मीडियम में कराएंगे तो सबसे फर्स्ट तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा और इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे अर्थात इसको एसिडिक मीडियम में ले जाएंगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल, तो नंबर 1 एग्जांपल मैंने लिया है एसिटिल क्लोराइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है इन एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हमें सिंपल सा एक लॉजिक है, HOH, इस तरह से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। नंबर 2 एग्जांपल में मैंने ये एनाइडाइड लिया है। अगर इस एनाइडाइड का करेंगे तो इसमें भी यहाँ से कर दूं मैं तो इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा। ये इसका हाइड्रोलाइसिस किया हमने तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का ऑब्टेन होगा। तो ध्यान दें, 2 मोल यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा। नंबर 3 में मैं एसिटिक एनाइडाइड ले रहा हूँ। अब हमने एसिटिक एनाइडाइड लिया है। अगर एसिटिक एनाइडाइड लेंगे तो यहाँ से वही H, इधर OH हो जाएगा। तो अगेन वही 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर बेंजोइक एनाइडाइड भी ले सकते हैं। तो जैसे नंबर 4 में मैंने PHCOOCOPH लिया है। अगर इसका करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो लिए थे उसमें आपके पास दोनों मोल सेम थे। अब मैं
PH C डबल बॉन्ड O CH3, बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप ले रहा हूँ, इनका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ मैं इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा HOH। तो अभी भी हमें 2 एसिड ऑब्टेन होंगे, बट अब की बार बोथ एसिड आर डिफरेंट। एक तब तो बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा और वन साइड आपको एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप। करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग इन रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवार्ड्स हाइड्रोलाइसिस। आपको इन कंपाउंडों को हाइड्रोलाइसिस के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है PHCOCl, सेकंड ऑप्शन है कि आपका POHCOCl है बट इसके पैरा पे मिथाइल है। सी ऑप्शन है कि पैरा पर नाइट्रो ग्रुप है और फोर्थ ऑप्शन है कि पैरा पर एल्डिहाइड है। तो बताओ इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इससे आपके sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होने से उस पर न्यूक्लियोफाइल मोर अटैक करेगा। तो आप जरा देखो यहाँ पर CH3 है, इसका प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन लगेगा। NO2 है तो NO2 का -M लगेगा, एल्डिहाइड का भी -M लगेगा। अब इन दोनों में से NO2 का -M ज़्यादा है, इसलिए C की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। उसके बाद में D है, D के बाद में A है और A के बाद में B है, क्योंकि B में CH3 के वाया इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा, जबकि C में NO2 के द्वारा इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी मोर होगा। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड और एनाइडाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नंबर बी में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो देखिएगा RC डबल बॉन्ड OR-, इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा मैं। एक बार तो मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया है इन एसिडिक मीडियम और वन टाइम इसका हाइड्रोलाइसिस किया है हमने बेस मीडियम। तो ध्यान दें, अगर एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ से इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो जैसे यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। तो ध्यान दें, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर इसका हम बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेस मीडियम में एसिड नहीं कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, और अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो एस्टर जो है, इस एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने इथाइल ब्यूटेनोएट है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है इन एसिडिक मीडियम, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है इन NaOH बेस मीडियम। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसका जस्ट इनवर्स एस्टरीफिकेशन कहलाता है। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा, Na इधर आएगा, OH इधर आएगा, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड ONA, ये बन जाएगा सोडियम ब्यूटेनेट, और साथ में बनेगा CH3CH2OH एथेनॉल। और अभी आपका जो सोडियम सोल्ट बना है, अगर इस सोडियम सोल्ट का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा
ब्यूटेनोइक एसिड में। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हमने इथाइल एथेनोएट लिया है, ये इथाइल एथेनोएट है, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा। अब की बार एसिडिक मीडियम में करता हूँ। अगर एसिडिक मीडियम में करूँगा तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो एक तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और एक फॉर्म बन जाएगी एथेनॉल। एक और एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में मैंने इथाइल बेंजोएट ये लिया है, इथाइल बेंजोएट, और इथाइल बेंजोएट पर हम रिएक्शन कर रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस मीडियम। तो क्या होगा, Na इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा सोडियम बेंजोएट, ये बनेगा सोडियम बेंजोएट और साथ में बनेगा एथेनॉल। अब आपका जो सोडियम बेंजोएट बना है, अगर इस सोडियम बेंजोएट का मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो सोडियम बेंजोएट आपका जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दें, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से 1 मोल एसिड का और 1 मोल हमें अल्कोहल का ऑब्टेन होगा। अगर हम बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलेटाइन बनेगा, अगर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके AIEEE का क्वेश्चन है कि ऑन मिक्सिंग इथाइल एसीटेट, तो हमें इथाइल एसीटेट लेना है। तो ये आपका इथाइल एसीटेट हो गया विद एक्वस NaCl, याद रखें एक्वस NaCl है। एक्वस NaCl का मतलब एक्वस NaCl, और एक्वस NaCl का मतलब हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है कि एस्टर पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा Na और यहाँ पर हो जाएगा OH, अर्थात एक तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट और एक बन जाएगा एथेनॉल। तो बताइएगा द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज, अर्थात यहाँ पर जो आपके पास सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, इस ऑब्टेन सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास P और Q 2 कंपाउंड है, इनका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, अर्थात फॉर्मिड बाई P एंड Q कैन बी डिफरेंटेड बाई, अर्थात P और Q से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डिफरेंशियल, अर्थात उसमें जो डिफरेंस है वो हम किससे कर सकते हैं, 2,4-DNP, NHSO3, लुकास या फैलिंग सॉल्यूशन। तो देखिएगा ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, एस्टर, तो हमें यहाँ पर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करना है। तो मैं पहले P को एक्सप्लेन करूँगा। तो P के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। तो देखो इससे क्या ऑब्टेन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास OH, तो ये OH हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अब आप देखिएगा ये इनोल फॉर्म है, अगर इनोल फॉर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म के वाया C डबल बॉन्ड OC, अर्थात ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा Q का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपके Q का स्ट्रक्चर है और Q के स्ट्रक्चर में OC डबल बॉन्ड OCH3 है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो यहाँ से आपके पास जो अल्कोहल ऑब्टेन होगा वो होगा CH3C डबल बॉन्ड CH2OH, ये अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ये भी आपके इनोल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म के वाया CH3CH2CHO, अर्थात यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से एल्डिहाइड बना है और वहाँ से कीटोन बना है। कहने का मतलब अगर हम P लेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम Q लेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे हुआ, तो देखो आप ये डबल बॉन्ड पर OH है, इनोल फॉर्म है ये, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका H यहाँ जाएगा। इस प्रकार से इसमें टॉटोमेरिज्म हुआ है। अब आप देखो एल्डिहाइड और कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशियल करने के लिए हम 2,4-DNP नहीं, 2,4-DNP से तो कार्बोनिल
कार्बोनिल टेस्ट होता है, इसलिए रॉन्ग है। लुकास नहीं, लुकास अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए करते हैं, तो दोनों ही शो करेंगे। बट आपका नेक्स्ट है फाइलिंग सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा फाइलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट केवल एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। इसी के साथ आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा सी हम डिस्कस करेंगे अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस। अब आप देखिएगा अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये अमाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा मैं इन एसिडिक मीडियम, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ से, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो इससे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल्स में, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने एसिटिक अमाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ मैं इन एसिडिक मीडियम और हीट। तो यहाँ से जब हाइड्रोलाइसिस होगा OH और H, तो एक तो बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा अमोनिया। ऐसे ही देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसका सेकंड एग्जांपल में मैं बेंजामाइड, ये मैंने बेंजामाइड यूज किया है, इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा। तो बेंजामाइड का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो यहाँ से आपके पास बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेंजामाइड से हाइड्रोलाइसिस किया हमने और ये एसिटामाइड से हाइड्रोलाइसिस किया है। तो आपका जो अमाइड है, तो अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अमाइड का एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट है नंबर डी में हम, ये एसिड डेरिवेट तो नहीं है, फिर भी हम इसका हाइड्रोलाइसिस से डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, क्योंकि ये एसिड फॉर्मेशन के, एसिड और एसिड डेरिवेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिएगा हमने लिया है RC∼N, यह है आपका नाइट्राइल्स, एल्किल नाइट्राइल्स, इस पर रिएक्शन होगा, अर्थात इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, एसिड मीडियम में ले लो और चाहे तो बेस मीडियम में लेकर हीटिंग कर दो। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से O और इधर NH2, अर्थात RC∼ONH2 अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और जो अमाइड है उसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जो आपका अमाइड है उसका हम यहाँ से फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो जब इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये यहाँ से अभी हमने पढ़ा था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो RC∼N, यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, जैसे ये शिफ्ट होगा और इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड या बेस दोनों में से किसी भी मीडियम में, तो यहाँ से आपके पास देखो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास HOH में यहाँ पर OH और यहाँ पर H प्लस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा RC∼OH और इधर हो जाएगा आपके पास NH, सॉरी यहाँ हो जाएगा ROH और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड NH। अब आप देखो ये डबल बॉन्ड पर OH है, तो ये क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ से
टॉटोमेरिज्म होगा। तो जब टॉटोमेरिज्म होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है, तो टॉटोमेरिज्म के वाया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास NH2, अर्थात अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास ये जो अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, अब हम इसका यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जब इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस इस टाइप से होगा। तो एक मोल तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या ऑब्टेन होगा, अमोनिया। तो ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो यहाँ से एक स्पेशल नोट या एक पॉइंट है क्या, कि अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना चाहते हैं, अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस होगा इन एसिडिक मीडियम। इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, अर्थात डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और अगर हम इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना चाहें, अगर हम इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना चाहें तो इसके पार्शियली हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी इन बेसिक एंड एसिडिक मीडियम। इन बेसिक या आपका जो भी एसिडिक मीडियम है उसकी रिक्वायर्ड होगी। तो ध्यान दें, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस के लिए बेसिक और एसिडिक मीडियम है, जबकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के लिए ओनली एसिडिक मीडियम है। और यहाँ पर एसिडिक मीडियम के रूप में हम डाइल्यूट नहीं क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl को यूज करेंगे। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, CH3Cl KCN। हमें पता है एल्किल हैलाइड पर KCN NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी कौन सा, SN2। तो ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पर साइनाइड Cl को रिप्लेस कर देगा। तो जो यहाँ पर A की वैल्यू होगी वो हो जाएगी CH3CN, A इक्वल टू मिथाइल साइनाइड। अब आप देखिएगा इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना है। हमें पता है कि साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड, और अगर इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से बनेगा अमाइड। तो इसके पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ए तो होगा मिथाइल साइनाइड और बी होगा आपका एसिटामाइड। अब आता है नेक्स्ट कि अमाइड का PCl5। हमें पता है कि अमाइड पर PCl5, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो अमाइड जो होता है वो PCl5 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करता है, अर्थात यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने से ये साइनाइड में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास C जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CN मिथाइल साइनाइड, जो A के इक्विवेलेंट है। अब आती है बात B, इसका यहाँ से रिडक्शन करना है। तो अमाइड के रिडक्शन से, अमाइड का रिडक्शन करना है ला के साथ, तो अमाइड के रिडक्शन से अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से जब हम अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट C एंड D आर रेस्पेक्टिवली, ये प्रोडक्ट C और D क्या होगा। तो देखो मिथाइल क्लोराइड पर KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर Cl जो है वो साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से मिथाइल साइनाइड बनेगा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे एमाइड बन जाएगा। एमाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने से ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसका हम ला के साथ रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड मिथाइल साइनाइड और अमाइन। तो बिल्कुल मिथाइल साइनाइड और आपका इथाइल अमाइन, तो आंसर होगा C। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोक्साइड आयन। ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में, अर्थात वही हाइड्रोलाइसिस हो गया इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना है।
प्रोमोट हाइड्रोलाइसिस अमंग फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब आपको एक कंपाउंड दे रखे हैं, इनका बेसिक मीडियम में हमें हाइड्रोलाइसिस करना है और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने पर इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो इसका मतलब हमें पता है ये क्या हो गई, ये हो गई NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेट। और यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो निकला जाए, मतलब ये जो ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, जिसमें मोर स्टेबल एनाइन होगा, जिसमें आपका एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -i होता है। तो जिस एमाइड के अंदर -m और -i इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर सिंपल आपका एमाइड है, रिंग के ऊपर कोई ग्रुप नहीं है। दूसरे में आपके रिंग के ऊपर मेटा पोजीशन पर NO2 लग रहा है, तो इसका यहाँ से -i इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। थर्ड वाले में NO2 पेरा पोजीशन पर है, इसलिए इसका -m इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और आपका जो लास्ट वाला है उस लास्ट वाले के अंदर, तो आपके लास्ट वाले में यहाँ पे क्लोरीन आएगा। तो आपके लास्ट वाले में देखो यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, तो ये मेटा पोजीशन पर है, तो क्लोरीन का भी यहाँ पर -i ऑब्जर्व हो रहा है। अब आप देखो फर्स्ट में कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं है, बी, सी और डी में इसमें -m है, इसमें -i है, इसमें -i है, तो इसका मतलब सी सबसे पहले होगा। तो वो ऑप्शन जिसमें सी सबसे पहले आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये आपका राइट होगा, ये भी रॉन्ग। तो सबसे पहले कौन सा वाला आएगा, सी वाला जिसके अंदर -m है। उसके बाद में यहाँ भी -i है, यहाँ पर भी -i है, बट NO2 का -i क्लोरीन के रेस्पेक्ट में मोर है, तो इसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा और सबके लास्ट में ए आएगा। तो इसका आंसर होगा सी, बी, डी, ए। अतः इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन भी है, बट बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को ईजी कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपके पास एमाइड है और एमाइड पर P2O5, तो ध्यान दें मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। तो P2O5 हमें पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ध्यान दें मैं आपको किस क्वेश्चन से आपको ऑर्गेनिक के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न तरीका बता रहा हूं कि अगर आपके किसी भी क्वेश्चन अर्थात किसी भी कन्वर्जेशन को सोल्व करना हो तो उस कन्वर्जेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इस रिएजेंट को देखो, यहाँ पर P2O5 है, ये रिएजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता है और अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसका मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A = हो गया CH3 CN साइनाइड, अर्थात यहाँ से आपके पास जो एमाइड है वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है बी में आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। हमें पता है अगर हम ए का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से, और वो भी कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो बी हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है सी। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है रेड फास्फोरस प्लस X2। हमें पता है कि रेड फास्फोरस प्लस X2 जो है NSR भी करता है और आपका है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर है। तो यहाँ पर आपकी एक नई रिएक्शन है HVZ, हेल ओलार्ड जिलेस्की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी HVZ रिएक्शन है और HVZ रिएक्शन जो होती है इसको बोला जाता है अल्फा हेलोजिनेशन, अर्थात अल्फा जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। तो आप देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो C आपके पास बनेगा CH3 CH3 CH COOH और यहाँ पर Br आ जाएगा, ये प्रोडक्ट C हो गया।
अब हम बात करेंगे AgOH। अब हमें पता है कि AgOH आपके NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमें OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से इस हेलोजन पर NSR होगा और NSR के वाया CH3 OH और COOH का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। और अल्फा हाइड्रोक्सी जो एसिड होते हैं उनको हीट करने पर, अल्फा जो आपके हाइड्रोक्सी हैं उनको हीट करने पर, जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ से जैसे इसको हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, उसके वाया डाई एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा आपका जो डाई एस्टर होगा वो क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ से अरेंज करता हूँ, CH3 CH, यहाँ पर OH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है। अगेन यही मोल में रिपीट करूँगा, जिसके अंदर आपकी बार में ऊपर HOC डबल बॉन्ड OC, यहाँ पर OH और इधर हो जाएगा CH3। अब जब इसको हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के वाया CH3 CH, उसके बाद में यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, नीचे की साइड में आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH और इस पर CH3, इस ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अर्थात यहाँ पर जो डाई एस्टर होगा वो डाई एस्टर इस फॉर्म में होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ से मैंने एग्जांपल लिया है CH3 CH2 CN। इसका हम यहाँ से सबसे फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे H और OH, एसिड और बेस मीडियम में। तो सबसे फर्स्ट क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड। और फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार हमने बेंजीन रिंग लिया है और इस पर CN साइनो बेंजीन लिया है। इस पर रिएक्शन करेंगे तो बताओ सबसे फर्स्ट तो क्या होगा, ये अमाइड में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इससे बेंजामाइड बनेगा और जो बेंजामाइड बनेगा उसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, अर्थात डाइल्यूट HCl के साथ। तो इससे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। हमने लिया है CH3 CH2 OH, एन प्रोपाइल एल्कोहल लिया है। इस एन प्रोपाइल एल्कोहल का रिएक्शन कराना है PbR3 के साथ। ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो ए प्रोडक्ट बना है उसका रिएक्शन कराना है KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ। बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और जो बी प्रोडक्ट बना है उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, उससे सी प्रोडक्ट बनेगा। और ये हाइड्रोलाइसिस हमें एसिड मीडियम में है, अर्थात कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो आप बताओ आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। आप ए बी और सी को आइडेंटिफाई करो। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट अल्कोहल के साथ में PbR3 है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जब अल्कोहल पर PbR3 की रिएक्शन होगा तो C यहाँ से Br इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर Br हो जाएगा। ए आपके पास ये बनेगा जो कि NSR का पार्ट है। अब बी, अब आपके पास KCN का रिएक्शन कराना है इसके ऊपर। तो अगेन ये NSR हो गया, क्योंकि जब हम साइनाइड का रिएक्शन Br पे कराएंगे तो यहाँ से आपके पास CN माइनस न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा जो कि SN2 रिएक्शन है। तो ये साइनाइड इस Br को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो C और यहाँ पर आपके पास लग जाएगा साइनाइड, ये भी NSR है। तो ये NSR इन एल्कोहल है और ये NSR इन हैलाइड है।
अब आपके पास जो साइनाइड बना है उसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है कंप्लीट। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास सी प्रोडक्ट, तो सी प्रोडक्ट जो होगा उसमें इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, इसके वाया कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। अगर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता तो इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।